नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 यानी कि पिछले साल के जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये प्रथम प्रश्न पत्र है 2020 का। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आने पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि प्रथम प्रश्न पत्र में खंड अ में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होते हैं और खंड ब में 50 प्रश्न जो है हिंदी के होते हैं। ठीक है, हिंदी के। तो यहाँ पे मैंने पहले ही एक वीडियो में खंड अ के जो है प्रश्नों को सारे हल कर दिए हैं। उसका जो लिंक है आई बटन में दे दूंगा। यदि आप उसके लिए उसको देखने के लिए आए हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं या चैनल पेज पर जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम हिंदी के जो 50 प्रश्न हैं उसको देखने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं खंड ब के प्रश्नों पर, हिंदी के प्रश्नों पर। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे ये प्रश्न देख सकते हैं, मैंने उस वीडियो में सारा ये करा दिया है ये बिल्कुल। और एक चीज़ दोस्तों, आप सभी को शक रहता है कि ये कैसे प्रश्न हैं, फेक हैं या सही है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप पिछले साल जो बीएड किए हैं, ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, उन छात्रों के पास इस पीडीएफ को, इस वीडियो को, ठीक है, इस को ले आकर के आप इस पीडीएफ को दिखाइए और पूछिए उनसे कि क्या ये प्रश्न आए थे। यदि उन्होंने इन प्रश्नों को पहचान कर, जान कर बता देंगे कि क्या आया था या नहीं आया था, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो यही कहेंगे कि ये आया था, क्योंकि यही प्रश्न आए थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी जो खंड ब है भाषा हिंदी, वहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो 51 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है, खंड ब 50 प्रश्न पहले जो खंड अ के थे, अब 51, लेकिन हिंदी के जो है पहला प्रश्न है। तो इस प्रश्न में देखिए पूछा गया था, रहीम किस काल के कवि थे। तो रहीम जो थे वो आपके भक्ति काल के कवि थे। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 में पूछा गया था, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या है। ठीक है, कारक चिन्ह, इसको आप यदि पढ़े होंगे तो संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है वो के लिए है, संप्रदान के लिए। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है कि मैं चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, मैं चित्र बना रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो दोस्तों यदि ये इंग्लिश का क्वेश्चन होता तो आप कहते कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। ठीक है, लेकिन ये हिंदी में है, तो हिंदी में क्या होगा, हिंदी में यहाँ पे सिंपल सा वर्तमान काल, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 54 में कहा है, आलू किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो आलू है वो भारतीय, मतलब कंद नहीं है, भारतीय जो आजकल उसको सब्जी माना जाता है, तो ये भारत का नहीं है बल्कि ये पुर्तगाल का है। पुर्तगाल का कहने का मतलब है यहाँ पर पृथ्वी पर यानी प्रकृति पर सबसे पहले जो आलू पाया गया था वो पुर्तगाल में पाया गया था। ठीक है, तो पुर्तगाली जब यहाँ आए तो या भारत के वहाँ लोग जो गए, तो इस आने जाने के क्रम में जो है आलू वहाँ से आया। ठीक है, तो आलू वहाँ से आया और यहाँ होने लग गया, पूरे विश्व में फैल गया। और आलू पुर्तगाली होने के साथ साथ जो आलू शब्द है वो भी पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शब्द जो हो जाएगा वो पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है स वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों स वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, जैसा कि आपको पता है कि 3 स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला। कुछ लोग तो तीनों स को एक ही रस्सी में बांधकर जोत देते हैं, लेकिन दोस्तों स स स ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसका जो उच्चारण स्थान है स दंत से होता है। इसका उच्चारण जो होता है जीभ के थोड़ा सा पीछे स करके होता है, और इसका जो है जीभ एकदम मूर्धा में चली जाती है, श ऐसा करके इसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इनमें अंतर जो है समझ गए होंगे, उच्चारण स्थान का अंतर है। तो इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों आपका मूर्धा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। और जो ये वाला स है
उसका जो है ये तालव्य है और एक ये दंत है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान। तीनों को ध्यान रखिए। इसका मूर्धा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 में पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य का एक शब्द क्या होगा। एक शब्द पूछा है, ठीक है, जो गणना के योग्य न हो। ऑप्शन दिया है गण्य, नगण्य, अधिगण्य, असंख्य। तो दोस्तों जो गणना के योग्य न हो उसको कहते हैं असंख्य। असंख्य क्यों कहते हैं, आप देखे होंगे कि जो चीज़ें असंख्य होती हैं उसे गिना नहीं जा सकता। समझ रहे हैं बात को। जैसे तारे हैं, असंख्य हैं, ठीक है, ब्रह्मांड की भी लिमिटेशन है, लेकिन मानव बुद्धि के द्वारा वो असंख्य हैं, इसलिए वो गणना के योग्य नहीं, उन्हें गिना नहीं जा सकता क्योंकि वो असंख्य हैं। इसी तरह से पृथ्वी पर भी गेहूं के दाने हो गए, चावल के दाने हो गए, सिर के बाल हो गए, ठीक है, उसी तरह से जो है रेत हो गई, उसको ये भी लिमिट है, लेकिन एक बोरी रेत को गिनने, एक बोरी रेत है, वो लिमिटेशन है कि एक बोरी बस रेत है, लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता, इसलिए उसको असंख्य कह सकते हैं, ठीक है, उसमें असंख्य दाने हैं। इसी तरह से जो गणना की योग्य न हो उसको असंख्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 में देखते हैं, देखिए क्या पूछा है। निम्न में प्रविशेषण युक्त वाक्य है। अब प्रविशेषण पूछा है तो सबसे पहले समझिए विशेषण होता है एक, ठीक है, विशेषण। अब विशेषण का भी जो विशेषण होता है उसे कहते हैं प्रविशेषण। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रविशेषण युक्त वाक्य, ठीक है। तो देखिए पहाड़ी लोग बड़े साहसी होते हैं, गाय का बछड़ा सुंदर है, सज्जन ईमानदार होते हैं, किसान मेहनती होते हैं, ठीक है। तो किसान मेहनती होता है, ये मेहनत जो है ये आपका विशेषण है, ईमानदार विशेषण है, बछड़ा भी विशेषण है, ये भी। ये देखिए इसमें पहाड़ी लोग बड़े साहसी होते हैं, साहसी विशेषण है। फिर बड़े भी आ गया तो दूसरा विशेषण भी चढ़ बैठा यहाँ पे। तो क्या हुआ यहाँ पे दो दो विशेषण, यानी कि साहसी का जो विशेषण है उसका भी विशेषण हुआ बड़े। तो इसलिए ये जो वाक्य है प्रविशेषण युक्त है। बाकी गाय का बछड़ा सुंदर आदि ये जो वाक्य हैं ये सिर्फ विशेषण युक्त हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है, ठीक है। वाचनालय, समतल विद्यालय, पशु। देखिए रूढ़ किन शब्दों को कहते हैं। रूढ़ का मतलब होता है कि जिनको खंडित करने पर, तोड़ने पर उनका जो अलग अलग जो शब्द बनेंगे उनका कोई अर्थ न निकले। अगर अर्थ निकल रहा है तो रूढ़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाचनालय, दो शब्दों से वाचन और आलय दोनों का अर्थ बनेगा सम और तल। सम मतलब बराबर और तल का मतलब आप समझते होंगे। विद्यालय का भी तोड़ेंगे तो विद्या धन आलय, इस तरह से टूट जाएंगे। लेकिन पशु और अर्थ भी निकलेगा, ठीक है। लेकिन पशु को जो तोड़ेंगे तो प और सु, प का भी कोई अर्थ नहीं है वह सामान्य रूप से, सु का भी कोई अर्थ सामान्य रूप से हिंदी भाषा में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूढ़ शब्द कहाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि पिछले साल जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये जो प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 58 ये रिपीट हुआ था। आगे देखेंगे इसी में ये रिपीट हुआ था, यही प्रश्न दोबारा पूछ दिया था। अब बताइए उस समय विद्यार्थियों ने इसके ऊपर जो है आप काफ़ी जो है अपनी बात भी उठाई थी कि कितनी मतलब लापरवाही से प्रश्न को तैयार किया गया था। और इस तरह से कई विवादित प्रश्न आपके सामने अभी आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में सतर्क रहिएगा, इस साल भी जो है आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 59 में पूछा है सबसे बड़ा आदमी किस विधा की रचना है। सबसे बड़ा जो आदमी ये जो रचना है ये किस विधा की रचना है, बताइए आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, ठीक है। तो दोस्तों बता देता हूँ यहाँ पे आपको, ये एकांकी है एक, ठीक है, ये एकांकी है और एकांकी जो है विधा है एक, ठीक है। तो इस विधा की रचना है, ये संस्मरण कहानी उपन्यास आदि नहीं है। तो जो है इससे भी प्रश्न आते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 60 में देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में अशुद्ध एक जो है अशुद्ध वाक्य है, उसको जो है चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, आपका एक एक प्रभावशाली शब्द है। ठीक है, आपका एक एक शब्द प्रभावशाली होता है। आपके एक एक प्रभावशाली शब्द हैं। देखिए इस प्रश्न में भी जो है थोड़ी जो है इस तरह से जो क्या बोलते हैं त्रुटि नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न होना चाहिए था कि शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही वाक्य जो है वो शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। ठीक है, आपका एक एक प्रभावशाली शब्द है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है। ठीक है, तो आप इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एक एक शब्द प्रभावशाली होता है। ये एक क्या है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जो है प्रश्न में क्या होना चाहिए था कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 60 रहा। इसका ऑप्शन जो सी है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 61 में देखिए, पृथ्वी किस प्रकार का शब्द है? तो पृथ्वी दोस्तों ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, ये कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी जो है संस्कृत का शब्द है, तो तत्सम ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 62 में पूछा है कि रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो रौद्र रस का दोस्तों स्थायी भाव जो है क्रोध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 62 का जो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 63 में पूछा है नागर का पर्यायवाची है। तो नागर का पर्यायवाची जो है दोस्तों वो आपका चतुर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये नागर शब्द का अर्थ क्या होता है या इसका पर्यायवाची ये चतुर होता है। ठीक है, तो 63 का जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा है संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय किस कवि की रचना है? ठीक है, ये पूछ लिया है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 64 में जो है पूछा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के किस कवि की रचना है। इसका जो उत्तर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, और यहाँ पे यदि आपको जानकारी है तो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसके जो लेखक हैं वो रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पूछा था कि इसमें पूछा है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो जितेंद्रिय में दोस्तों यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, ये ध्यान रखिए। अगले प्रश्न में पूछा है प्रश्न नंबर 66 में महाकाव्य में वर्णन होता है। ठीक है, मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का, मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, मानव जीवन के एकांकी पक्ष का चित्रण, मानवेतर जीवन के बृहद पक्ष का चित्रण। तो दोस्तों महाकाव्य में जो वर्णन होता है वो आपका 66 का जो ये वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि मानव जीवन में बृहद और व्यापक चित्रण का जो महाकाव्य में बहुत विस्तार से वर्णन किया जाता है, मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 67 में पूछा है सूरदास की साहित्यिक भाषा है। तो सूरदास जी की जो साहित्यिक भाषा है वो ब्रज भाषा है, अवधी भोजपुरी या मैथिली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 67 का जो प्रश्न नंबर 67 है उसका जो है ये जो सही हो जाएगा, एक ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 68 में देखिए क्या पूछा है बहिर्मुखी में समास है। अब दोस्तों जो बहिर्मुखी में ये प्रश्न नंबर जो 68 है, ठीक है, ये विवादित प्रश्न था। पिछले साल आप देख सकते हैं या पता लगा सकते हैं या खोज कर सकते हैं, इसके ऊपर जो प्रश्न आया था इसके ऊपर भी विवाद था और विवादित भी है। आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये बहिर्मुखी शब्द है, इसमें जो है अव्ययी भाव भी समास हो सकता है और बहुव्रीहि भी समास हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि जो है वो बहिर्मुखी किसी अन्य का जो है इशारा करे, किसी अन्य के व्यक्ति के तरफ इशारा करे कि उसका नाम हो, उसका गुण हो, तो उसका भी इसमें बहुव्रीहि हो जाएगा। और अव्ययी भाव भी इसलिए कि अव्यय शब्द है इसमें, इसलिए अव्ययी भाव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों समास हो सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न जो है विवादित हो गया था। अब यहाँ पे उस साल छात्रों का प्रश्न था कि इसका हमें उत्तर कैसे मिलेगा, अरे इसका हमें अंक जो है कैसे दिया जाएगा, तो ये विवादित प्रश्न था। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 68 को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 69 को। ये मुझे शब्द में कौन से पुरुष का शब्द है? मुझे शब्द, ठीक है, जो मुझे है
ये कौन से पुरुष का शब्द है? तो दोस्तों यहाँ पे मुझे जो है वो उत्तम पुरुष का शब्द है। तो प्रश्न नंबर 69 का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न नंबर 70 की तरफ देखते हैं। देखिए क्या पूछा है। इसमें पूछा है अंबर शब्द का विलोम है। तो अंबर शब्द का जो विलोम है वो अवनी है। ठीक है, अंबर का मतलब आकाश और अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, और प्रश्न नंबर 71 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 में पूछा है महोत्सव में संधि है। तो दोस्तों महोत्सव में जो संधि है वो आपका गुण संधि है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 72 में देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 72 क्या है, रिपीट हो गया यहाँ पे, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा? तो अभी आपको जानकारी हो गई है कि इसमें पशु जो है रूढ़ शब्द है। ठीक है, प्रश्न नंबर 73 में देखते हैं कि पूछा गया है कि सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों अब ये प्रश्न भी जो है विवादित था, क्योंकि सिर से बोझ उतारना, देखिए इसका मतलब समझिए, किसी के ऊपर सिर के ऊपर बोझ है, यानी कि किसी काम को लेकर के उसके ऊपर जो है जिम्मेदारी है, उस काम को कर रहा है। ठीक है, तो सिर से अगर उतर गया, वो जिम्मेदारी उतर गई, तो उसको कहेंगे कि उसने वो कार्य मुक्त हो गया, जिम्मेदारी मुक्त हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वो बात कहीं है ही नहीं, भार टालना। अब बाहर है, उसको टालने की क्या बात है भाई? बक्सा रखना। अब सिर का बोझ सिर्फ बक्सा उतार के ही थोड़ी रखेंगे, थोड़ी सी समझा करो यार। जो मतलब अब जो सिर्फ सिर का बोझ का मतलब सिर्फ बक्सा ही उतारेंगे, और भी तो काम होते हैं कि किसी पिता को अपनी बेटी की शादी करानी है, किसी व्यक्ति को नौकरी पानी है, तो ये सारे तो सिर के बोझ हैं। तो ये सिर्फ बक्सा उतारना कैसे हो सकता है? बात पक्की होना, इसका कोई मतलब नहीं है इससे, सिर का बोझ से बात पक्की होना। जमीन पर कुछ पटकना, अब इसका क्या मतलब निकला भाई? उठा के पटक दिया तो सिर का बोझ उतर गया। अब तो ये सारी चीज़ें नहीं है। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ सिर का बोझ उतरने का मतलब होता है कि व्यक्ति कार्य मुक्त हो गया। ठीक है, या जिम्मेदारी उसके ऊपर से उतर गई, इसको कहते हैं जो है सिर का बोझ उतारना। तो ये प्रश्न भी जो है काफ़ी विवादित हो गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका जो है अर्थ मैंने बता दिया, जिम्मेदारी मुक्त होना, कार्य मुक्त होना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? ठीक है, इसमें देखिए बुद्धि भ्रमित होना मुहावरे का सही अर्थ पूछा है। अब देखिए बुद्धि भ्रमित होना, यहाँ पे चक्कर में पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना, उल्लू बनाना। अब बुद्धि भ्रमित होने का अर्थ क्या होता है? सामान्य रूप से आदमी बुद्धि भ्रमित हो गई। ठीक है, तो ये भी विवादित प्रश्नों के अंदर था। 5-7 ऐसे प्रश्न थे दोस्तों जो विवादित थे, ध्यान से देखिएगा। ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, आप पिछले साल के बच्चों से जाके पूछिए। तो बुद्धि किसी की भ्रमित हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी बुद्धि बंद ही हो गई है, सिर्फ भ्रमित हुई है। वो अपने जो कार्य कर रही है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। इसी को कहते हैं भ्रमित हो जाना। ठीक है, भ्रम में क्या होता है, आदमी को सही चीज़ का जो है निर्णय नहीं ले पाता है, उसके सामने कई चीज़ें जो लगता है कि जो गलत है वो सही है, जो सही है वो गलत लगता है। तो बुद्धि भ्रमत में जो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिए गए हैं, वो धोखा देना, उल्लू बनाना तो बिल्कुल नहीं होगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये तो होगा ही नहीं। अक्ल पे पत्थर पड़ गया, इसका मतलब अक्ल दब गई है, बैठ गई है, काम ही नहीं कर रही है, इसका अर्थ ये निकलेगा। लेकिन चक्कर में पड़ना, यहाँ पे कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे जो है बुद्धि भ्रमित होने का जो ऑप्शन में जो देना चाहिए था वो सही से जो है यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो चक्कर में पड़ना, यहाँ पे अर्थ को समझिए और इसको आप अपने बेस पर भी इस पर खोज कीजिए। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 में पूछा है कृपाण शब्द है। कृपाण शब्द दोस्तों यहाँ पे ये संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है लोक संस्कृति का जन्म। लोक संस्कृति का जन्म शहरों व कस्बों विद्यालय में नहीं हुआ, गाँव में हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी सही हो जाएगा। प्रसारण का विलोम शब्द है। तो प्रसारण का जो विलोम शब्द है, प्रसारण का मतलब होता है किसी चीज़ का क्या, विस्तार, प्रसारण, फैलाव। तो इसका जो विलोम शब्द है वो आकुंचन हो जाएगा। इसका मतलब होता है कोई चीज़ सिकुड़ जाए। ठीक है, सिकुड़ जाए, इतने में है। ठीक है, तो इसका जो आकुंचन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 में देखिए क्या पूछा है। इसका जो 77 का था आकुंचन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी।
ठीक है। प्रश्न नंबर 78 में देखिए, इसमें पूछा है काव्य के कुल कितने भेद माने जाते हैं। तो काव्य के कुल 2 भेद माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी सही हो जाएगा। पावका शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पावका शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका होगा पौ अकह। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये अयादि संधि के अंतर्गत है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 में देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न जो विवादित था। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है। और यहाँ पे देखिए आपके जो जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये तीनों छायावादी हैं। ठीक है, तो अब कौन सा आप चुनोगे। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। लेकिन यदि इस प्रश्न को शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक या जो भी जिस तरह भी मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है। तो यहाँ पे आराम से जो है नहीं है होता तो चुन लिया जाता मैथिली शरण गुप्त, और ये प्रश्न सही हो जाता है। लेकिन ये भी इसी तरह से प्रश्न आया था पिछले साल और ये विवादित था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समझ गए ये प्रश्न में क्या गलती थी। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें यदि नहीं लग जाता है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 81 में पूछा है उज्ज्वल में संधि है। ठीक है, तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है। उज्ज्वल में जो संधि है वो आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि, इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 में पूछा है कि वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। ठीक है, वह बहुत बोलती, वह बहुत, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बहुत जो है वो उसका क्रिया विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे जो बोलती ये क्रिया है, बहुत इसका जो है क्रिया विशेषण है। ठीक है, अली शब्द के 2 अर्थ हैं। ये भी प्रश्न विवादित था दोस्तों। अली शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, भौरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो अर्थ जो दिया है इसमें, तो जल और पानी तो होगा नहीं, घाट घर होगा नहीं, पिता भौरा होता है अली शब्द का अर्थ। तो अली यहाँ पे इनके अनुसार 2 अर्थ में सखी भी है कि अली शब्द का अर्थ सखी है। लेकिन दोस्तों आपने गाने वगैरह भी सुने होंगे अली 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 अली, तो ये वाला अली रहता है, अली बड़ी वाली। ठीक है, अली, ठीक है, इस तरह से भी होता है, तो ये बड़ी रहती है। अब छोटी वाली अली में का अर्थ कभी भी सखी नहीं होगा। अब अली का अर्थ, अली शब्द के 2 अर्थ हैं, तो अली शब्द का 2 अर्थ है ही नहीं इस अली का। अली शब्द का, इस अली का तो एक ही अर्थ है, भौरा। ठीक है, दूसरा वाला जो ये वाला है इसका अर्थ है सखी। तो ये इस तरह से ये प्रश्न भी विवादित हो गया था। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये जो है आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84 में स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक है। ये भी प्रश्न विवादित था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसमें जो है स्वाभिमान और स्वाधीनता का जो प्रतीक है उसको जो है ये चातक वगैरह पक्षी को बताया जाता है। लेकिन इसमें जो है आया था ये सिंह भी आया था। ठीक है, सिंह को भी लोग ऑप्शन में दिए, तो इसको भी राइट कर रहे थे, कबूतर को भी कर रहे थे, क्योंकि कबूतर भी प्राचीन काल में जो है बड़े बड़े कामों में लिया जाता था, उसको संदेश भेजने के काम आता था, तो उसको भी स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक मानते थे उसको भी। ठीक है, तो ये भी पक्षी दोनों, तो इस तरह से ऑप्शन में काफ़ी इस पर विवाद भी हुआ था, ये भी प्रश्न विवादित था। तो लेकिन इसका ऑप्शन यदि देखें तो यहाँ पे सिंह को माना गया वैसे बाद में, तो इसको ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को कि कौन सा पक्षी जो है या जानवर जो है स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक है, इसको आप आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85 में, ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं। तो प्रकृति के सुकुमार कवि जो है दोस्तों आपके सुमित्रा नंदन पंत, ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 86 में क्या पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस चिन्ह को क्या कहते हैं। ये वाला जो चिन्ह है अंदर ब्रैकेट में जो है उस चिन्ह को क्या कहते हैं। अब कई चिन्ह होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ये वाला चिन्ह होता है। ठीक है, एक पूर्ण विराम होता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, एक विस्मय, इस तरह से चिन्ह होते हैं।
तो ये वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो चिन्ह है ये क्या है, ये एक उदाहरण चिन्ह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उदाहरण चिन्ह है ये। इस तो प्रश्न नंबर 86 का जो थर्ड ऑप्शन है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो दृश्य काव्य, देखिए दृश्य काव्य जो है उसके अंतर्गत कौन से आते हैं ये पूछा है, ठीक है। तो काव्य दो प्रकार के होते हैं। दृश्य का मतलब है देखने वाला, जैसे कि टीवी में जो फिल्में आदि देखते हैं तो ये दृश्य के अंतर्गत आते हैं। और जो आप पढ़ने योग्य होते हैं उसको श्रव्य काव्य कहते हैं, जैसे किताबें वगैरह हो गई। तो प्राचीन में एक दृश्य काव्य होता था जिसके पहले लिखते थे, जैसे कि मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है फिर बाद में उसको फिल्माया जाता है, वैसे पहले लिखते थे और उसके बाद मंच तैयार हो जाता है, उस पर कुछ जो पात्र नाटक करते थे, तो दृश्य काव्य हो गया। और इसी तरह से जो कुछ श्रव्य काव्य होता था, महाकाव्य वगैरह, वो सिर्फ पढ़ा जाता था। तो यहाँ पे प्राचीन काल में देखिए दृश्य काव्य के अंतर्गत जो है दृश्य के 8 भेद आते थे, ठीक है, 8 भेद, ठीक है। 8 में नाटक भी आता था, नाटक, प्रकरण, प्रहसन, इस तरह से 8 भेद थे दृश्य काव्य के, ठीक है। तो दृश्य काव्य अब ये पहले था तो ये बहुत फेमस हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं। अब जैसे एक पिता के 8 पुत्र हैं, अब जो बड़ा वाला है वो बाहर का काम करता है तो लोग उसी को जानेंगे, समझ रहे हैं। बाकी 7 घर में रहते हैं तो उसको ज़्यादा नहीं जानेंगे लोग, बाजार वजार में नहीं जानेंगे। इसी तरह से ये नाटक जो है बड़ा चला, समझ रहे हैं, बहुत चला। तो बहुत चला तो इसको लोग सभी नाटक भी आज हर प्रहसन भी हो, प्रकरण भी, इसको भी फिल्माया जाए अगर तो उसको भी नाटक ही समझेंगे। तो नाटक, नाटिका, प्रकरण, बहुत सारे भेद होते हैं इसके, तो अलग अलग मंचों पर फिल्माया जाता है। तो फेमस यही हुआ, ठीक है, लेकिन इसके भेद 8 हैं, उनको अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो इसमें जो यहाँ पे, चलिए ये सब छोड़िए, यहाँ पे दृश्य काव्य के अंतर्गत जो आते हैं वो देखिए कथा जो है वो भी सुनी जाती है, इसको मंच पे फिल्माया नहीं जाता, कहानी को भी नहीं फिल्माया जाता, नाटक को फिल्माया जाता है लेकिन व्यंग को नहीं फिल्माया जाता, व्यंग जो सिर्फ पढ़ा जाता है। प्रहसन को फिल्माया जाता है लेकिन निबंध को जो है नहीं फिल्माया जाता मंच पर। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ये जो वाला है ऑप्शन है, इसमें नाटक भी फिल्माया जाता है और प्रकरण भी एक नाटक का ही जो दूसरा, मतलब नाटक के बाद प्रकरण, डीम, इहामृग, इस तरह से प्रहसन और भी जो भेद थे उसके अंतर्गत ही आता था। तो इसको भी फिल्माया जाता था, इसको भी फिल्माया जाता था जो मंच पे। तो ये दोनों दृश्य काव्य के अंतर्गत आ गए। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88 की तरफ। प्रश्न नंबर 88 में पूछा है निम्न में से किसमें उपसर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे लगते हैं। तो अतिक्रमण में अति उपसर्ग है, प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग है, सुगम में सु उपसर्ग है, दर्शन में कोई उपसर्ग ही नहीं है। तो जो ये उपसर्ग नहीं वाला जो पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 में पूछा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए दोस्तों अनिच्छा, दीपक, मूर्ति, उज्ज्वल। तो दीपक भी गलत है, दीपक में बड़ी रहेगा। मूर्ति में जो मुँह है उसमें बड़ा हो रहेगा। उज्ज्वल जो है, देखिए उज्ज्वल जो है इस तरह से लिखा है, ठीक है, दोनों जो आधा आधा आते तो ये भी गलत हो गया। अनिच्छा जो है आपका सही है, तो इस प्रश्न का भी जो है आपका 1 नंबर यानी कि ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा है ज्यों ज्यों निहारिए यह नेरे है न नाही, त्यों त्यों खरी नी करे सा निकाई। पंक्ति में अलंकार है, इसमें अलंकार है पूछा है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रश्न है ये भी प्रश्न जो है क्या है, विवादित बताया गया था। क्यों विवादित बताया गया था? इसमें जो है उन्होंने कहा कि अनुप्रास और पुनरुक्ति दोनों हो जाएगी। क्योंकि अनुप्रास इसलिए क्योंकि बार बार ज आ रहा है, फिर न आ रहा है, न आ रहा है, तो आ रहा है, तो आ रहा है, ख आ रहा है, फिर न आ रहा है, तो ये अनुप्रास भी हो जाएगा और पुनरुक्ति भी हो जाएगी क्योंकि इसमें बार बार जो है एक ही चीज़ की उक्ति भी हो रही है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी विवादित था। तो इस अलंकार में जो है ये अनुप्रास सही हो जाएगा, पुनरुक्ति भी सही है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि इस तरह से प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न गलत माना गया, ठीक है, विवादित हो गया। लेकिन यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा अनुप्रास होगा और पुनरुक्ति भी हो जाएगा।
तो देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 91 में पूछा है स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले जो कारक है उसको विभाव कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 और 91 का 2 यानी कि बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 92 में पूछा है संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं दोस्तों वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 93 में पूछा है निम्न में से कौन सा अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो कोई है। प्रश्न नंबर तो 93 का जो 4 यानी कि डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा है निम्न में से चक्रधर किस प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों चक्रधर जो है वो युग रूढ़ शब्द है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 यानी कि बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 में पूछा है षडानन का संधि विच्छेद होगा। तो षडानन का संधि विच्छेद जो होगा षट आनन होगा। ठीक है, और संधि के बाद षडानन शब्द बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये ट को ड हो जाता है बाद में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 में पूछा है गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो गूलर का फूल होना का मुहावरे का सही अर्थ जो है वो दुर्लभ वस्तु को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 में पूछा है कि सूत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होगा। तो सूत को बनाने के लिए आ प्रत्यय का सूत को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। सूता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो आप प्रत्यय का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका 3 यानी कि सी सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 98 में देखिए। अगले प्रश्न में देखिए 98 में पाँव से लेकर सिर तक के वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए दोस्तों अपाद मस्तक होगा, यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन है 3 यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 98 का। अब देखते हैं अगले प्रश्न 99 में। 99 में पूछा है काव्य में भाव और कला में सौंदर्य की वृद्धि करने वाले तत्व को कहते हैं। ठीक है, काव्य में भाव और कला में सौंदर्य की वृद्धि करने वाले तत्व क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 2 यानी कि बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 में देखिए क्या पूछा है निम्न में हिंदी के श्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंध लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो हरिशंकर परसाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी से हो जाएगा। दोस्तों यदि आप जो है ये वीडियो आपको यहाँ पे अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी जो है देने वाले हैं। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि और भी जो है प्रश्न पत्र जो है 2019 के हैं और भी जो रीजनिंग है, कला वर्ग है, वो सभी अपलोड हैं, जाकर के चैनल पर चेक कीजिए। और यूपी बीएड से संबंधित, यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित जो हम सारी अपडेट देते रहते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है वो हमको पूछिए। और हम टेलीग्राम पे भी हैं, वहाँ पर भी जो है आपकी समस्याओं को जो हम देखते रहते हैं, वहाँ पे भी जो यूपी बीएड के संबंधित जो हम सारी चीज़ें देते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।